चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये वाला क्वेश्चन हो गया था आप लोग का, ये वाला, ठीक है। आज इसके आगे से देख रहे हैं, इसको एक बार थोड़ा सोचो कैसे किया जा सकता है। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं, एक बार पढ़ लेता हूँ पहले एक बार। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 13। तो AB का जो लेंथ है ओवरऑल 13 बोला हुआ है हम लोग को, AC का लेंथ भी ओवरऑल हम लोग को 13 बोला हुआ है। आगे बोल रहा है कि BC इज इक्वल्स टू 10, तो B से लेके C तक का जो डिस्टेंस है ये इनके हिसाब से 10 दिया हुआ है। PQRS इज अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्राइंगल। कल हमने बात किया था कि इंस्क्राइब्ड वर्ड का क्या मतलब होता है, तो आप अंदर वाला चीज़ वही यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया। बाकी ये जो भीतर वाला सामान है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा इन लोग बोल रहा है। आगे ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो बहुत सिंपल है, पूरे ट्राइंगल का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, ठीक है। अब लेकिन दो प्रॉब्लम है हमारे सामने। पहला कि ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको शायद से AD चाहिए होगा। ये ठीक है, ट्राइंगल का एरिया तो हम हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, 13 13 10 पता है हमको, तो वैसे हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए तो स्क्वायर का साइड चाहिए होगा, ठीक है ना। और वहाँ जाके आपका बात काइंड ऑफ जो है वो फंस रहा है। बोलो, SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। देखो इसमें थोड़ा सा कैच है कि S और R वी हैव टू बी कन्फर्म कि वो AB और AC का मिड पॉइंट है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं, ठीक है। तो SR हाफ ऑफ BC हो जाता अगर इनकेस S और R को ये लोग बोला रहता कि मतलब पक्का पक्का वो AB और AC का मिड पॉइंट है, बट ऐसा तो कुछ बोला हुआ है नहीं, तो हम वैसा कोई हाइपोथेटिकल एजम्पशन नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन किया कैसे जाएगा इसका, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप देखो, दो ट्राइंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप जज करो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। एक ट्राइंगल सपोज करो कि ये वाला ABD और इसका पार्टनर ACD, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? आई थिंक यस, एकदम आराम से। कैसे बोलोगे, तो आंसर इसकी AB इज इक्वल्स टू AC, फिर AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने से हम क्या बोल सकते हैं, देखो कि BD का लेंथ और CD का लेंथ आपस में क्या हो जाना चाहिए, इक्वल, बिकॉज ऑफ CPCT। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो उसके चक्कर में क्या होगा, देखो कि जो आपका BD का आंसर है वो कितना हो जाएगा, ये मतलब BC का आधा, दैट इज़ 5। तो हम ऐसा कुछ बोल देंगे बाई RHS। अब इतना एक्सप्लेन नहीं करना, सीधा एक बार में बोल देने से हो गया। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। उससे आप कह सकते हो कि देयरफॉर बाई CPCT BD शुड बी इक्वल्स टू CD शुड बी इक्वल्स टू कितना, 5। नेक्स्ट आप क्या है कि जब आपको BD का वैल्यू 5 पता चल गया, तो उसके बाद में एक और ट्राइंगल आप ले सकते हो ABD, एंड इसमें यू कैन ट्राई टू अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABD हम लोग को मिल जाएगा, देखो क्या, कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस आई थिंक ED का स्क्वायर। AB आपको पता है मेरे ख्याल में 13, इसका स्क्वायर BD अभी अभी जस्ट हमको पता चला इट इज़ 5 स्क्वायर, और प्लस AD आई थिंक AD स्क्वायर। सिंपली ऐसा रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये 169, ये 25, इधर आके कितना हो जाएगा बताओ, 144 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। और यहाँ से सॉल्व करने पे AD विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 12, ठीक है मेरे ख्याल में। तो AD आपके पास में कितना आ गया यहाँ से, 12। ओके, आगे देखते रहे ना। AD मिल गया है आपको, तो नए पेज पे हम AD के वैल्यू को एक बार मार्क कर लेते हैं 2, ठीक है। अब स्क्वायर के साइड को फॉर द टाइमिंग आप एक बार के लिए x मान लो, ठीक है, कि नहीं पता आपको कि वो क्या होगा, ठीक है। अगर इसको x मानते हो तो एक और पेयर ऑफ ट्राइंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी थोड़ा दिमाग लगाने से हम बहुत ही आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे इन दोनों ट्राइंगल ASE और ARE को। तो इसके अंदर मैं बोलूँगा क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, तो वैसे तो बहुत सारा बात बोल सकता हूँ, लेकिन एक सिंपल बात अगर मैं बोलना चाहूँ, हाँ, RHS थोड़ा मुश्किल है, मैं एंगल सिमिलैरिटी बोलना चाहूँगा। बोलोगे कैसे, तो देखना ध्यान से। ABC ट्राइंगल के अंदर में वी ऑलरेडी हैड कि AB इज इक्वल्स टू AC, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसका जो अपोजिट वाला एंगल है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल C आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। ये पहला बात हो। दूसरा बात है कि ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में ऐसे भी क्या होना चाहिए, पैरेलल।
और वैसे भी स्क्वायर प्लेस किया हुआ है तो स्क्वायर का दो अपोजिट साइड तो पैरेलल होता ही है, तो ये लाइन उसके चक्कर में क्या हो जाएगा, पैरेलल। फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल के लॉजिक से पहले हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एस, और यहाँ कह सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, करेस्पॉन्डिंग एंगल से। लेकिन बी और सी तो पहले से ही इक्वल था, तो एस और आर भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। फिर इस दोनों छोटा छोटा ट्राइंगल के पेयर में यू विल हैव टू थिंग्स, एक आपके पास में होगा कि एंगल एस इक्वल्स टू एंगल आर, और दूसरा आपके पास में होगा 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, वो छोटा वाला भी आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। और मेरा मेन एम आइसोसेलेस करना नहीं है, मेरा मेन एम ये है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल मान लो कि अपने आप में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ऐसा सिमिलर से तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन खैर अब तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं इसको। नहीं, दो एंगल हमको मिल ही गया है, एंगल एस इक्वल्स टू एंगल आर, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज कॉमन, तो ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में मेरा इच्छा ये है कि यदि मान लो कि स्क्वायर के साइड लेंथ को मैंने एक्स पकड़ के रखा है, तो ये वाला भी एक्स है, ये वाला भी एक्स है, ये वाला भी एक्स है, और ये पूरा भी एक्स है, ठीक है। और अगर मेरा ट्राइंगल ए एस ई बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए आर ई, तो उस केस में क्या होगा कि एस ई का लेंथ और आर ई का लेंथ आपस में क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। और पूरा लेंथ अगर मान लो कि एक्स था, तो आधा का लेंथ कितना हो जाएगा, x/2। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो इस पार्ट को मैं टेक्निकली क्या मार्क कर सकता हूँ बताओ, x/2। इसके बाद में दो ट्राइंगल का नाम मैं लिख रहा हूँ, आप इसको देखो, इसको सिमिलर करना है हम लोग को, बी एस पी एंड ट्राइंगल लेट्स से बी ए डी। देखो तो कर पाएंगे क्या, बी एस पी और बी ए डी? आई थिंक यस। वापस से क्या रीज़न हो सकता है बताओ, एंगल भी कॉमन दोनों के अंदर में, और छोटे वाले में ये 90 डिग्री और बड़े वाले में ये 90 डिग्री, तो एंगल सिमिलरिटी से फिर से ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल बी एस पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, बी ए डी। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, सेम। अब साइड्स का रेशियो एक बार यहाँ से लिखने का ट्राई करो, क्या आएगा सोचो, बी एस डिवाइडेड बाई बी ए इज इक्वल्स टू एस पी बाई ए डी इज इक्वल्स टू बताओ बी पी बाई बी डी। अब इसमें से जिसका वैल्यू आपको पता है ना, आप एक बार थोड़ा बिठाओ। बी एस का वैल्यू पता है क्या हमको डायग्राम से? आई थिंक नहीं, बी एस तो नहीं कर पाएंगे। बी ए का, बी आई थिंक पता है हम लोग को, तो बी एस अपॉन ये कितना हो जाएगा 30। फिर एस पी का सोचो एक्स, ए डी का सोचो आई थिंक 12, बी पी का सोचो बी पी इंटरेस्टिंग। बी पी कैसे इंटरेस्टिंग है देखो, थोड़े समय हमने मतलब पहले पता लगाया था हमने कि ये पूरा पोर्शन कितना होगा 5, और अगर एस सी का वैल्यू x/2 है तो पी डी का वैल्यू भी कितना रहेगा, x/2। तो बी पी का आप ना ढूंढ सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ आपको, 5 माइनस x/2 चलेगा। और उसके नीचे क्या है, बी डी देखो, बी डी का वैल्यू 5। आया बात समझ? और हमारा सारा का सारा जो स्ट्रगल, जो संघर्ष हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, एक्स के लिए ही हो रहा है। समहाउ एक्स मिल जाए तो बात खत्म। अब आप यहाँ देखोगे कि दो रेशियो ऐसा है जिसमें एक्स आया है, ठीक है। तो इन दोनों रेशियो को एक दूसरे से इक्वेट करो और आपका आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ से देखो आपको मिला है x/12 इज इक्वल्स टू 5 माइनस x/2 होल थिंग डिवाइडेड बाई इट वाज 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो यहाँ से 5x इज इक्वल्स टू 12 5 60 और 12 इंटू दिस, तो माइनस मेरे ख्याल में 6x को यहाँ ले आओ तो 11x इक्वल्स टू 60 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना 60/11। आया समझ? अब ये जब एक बार आपके पास में आ गया तो फिर तो कोई इतना टेंशन वाला बात नहीं है। फिर आपका एरिया क्या हो जाएगा, मतलब शेडेड रीजन का एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू देखना। वैसे अगर आपके पास में एडी नहीं आया हुआ होता तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ता, लेकिन अगर एडी आपके पास में ऑलरेडी आ रखा है तो आप ट्राइंगल के एरिया के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का आइडिया यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, हाफ इंटू बेस आपका हो गया 10 BC और हाइट आपका कितना निकला है, एडी कितना आया था हम लोग का 12 आया था ना, तो ये हो गया 12 माइनस स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी 60/11 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर है। कौन सा
अच्छा ये वाला 60 आ जाएगा, हाँ ये वाला 60 आ जाएगा। और इसको चेक करो एक बार कितना आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए उसका स्क्वायर, तो 25 पॉइंट समथिंग रहना चाहिए। देखो एक बार 60/11 चेक करूँ और फिर उसका स्क्वायर करूँ, कितना आ रहा है बताओ, एक सेकेंड, 29.75 और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है? अच्छा सब्ट्रैक्ट करके इतना बच रहा है, ओके। ये रेशियो कितना आ रहा है वो बताओ, एक बार चेक कर लो अच्छे से। ठीक है, मतलब इसी का आंसर आपने लिए है 29.7 और फिर डिफरेंस कितना आ रहा है वो बताओ, मेरे ख्याल में 30.3 होना चाहिए, 30.3 और यूनिट जो है वो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो। अच्छा सुनो, देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखो एक बार फटाफट। टेक्निकली बहुत आसान है, ठीक है, बस क्या है कि आप ध्यान से देखते जाना। बुक में देख के बताओ तो पी कौन सा है, ऑरेंज, वाइट या येलो? पी, पी क्यू आर लिखा हुआ होगा ऐसे, ये पी है और ये वाला आर है, और ये सारा आपको ढूंढ के बताना है कि इनका वैल्यूज कितना कितना हो। अब पहले एक बार उसको पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ईजी। रेडी? 2 मिनट सुन लो बस जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और फिर बाकी सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखना ध्यान से। सबसे पहले आप देखो कि ABCD को बोला हुआ है रेक्टेंगल, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा, पैरेलल भी हो जाएगा और ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाएगा। ABCD रेक्टेंगल हो गया आपका। फिर उसके अंदर बोल रहे हैं कि EBGF जो है वो अपने अपने स्क्वायर है, यानी कि ये पोर्शन क्या है आपके लिए, स्क्वायर है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि GH इज पैरेलल टू FD, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, GH इज पैरेलल टू FD, ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे से, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स मार्क्ड एज P, Q एंड R। तो P का एरिया तो मेरे ख्याल में ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, अगर ABCD रेक्टेंगल था तो एंगल C कितना रहा होगा, 90 डिग्री। तो जो आपका P रीजन है, एरिया ऑफ P, ये तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 10 इंटू 7 मेरे ख्याल में। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से 5 काट लो, मेरे ख्याल में 35 आ जाएगा। क्लियर? ये चीज़ आता है समझ में? ओके, नेक्स्ट है हम लोग के लिए देखो कि Q का एरिया। अभी Q का एरिया क्या है वो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। शायद सेंटीमीटर दिया हो, देखो सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं कल मार्क करना भूल गया था, सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में। हाँ, अच्छा नेक्स्ट क्या है देखो, एरिया ऑफ Q। तो Q को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हाँ, इनिशियली यही फील होता है कि बस ये लोग पैरेलल हैं, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल होने की वजह से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी क्या होगा, आपस में पैरेलल। तो इसका पैरेलल होना क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका पैरेलल होना लॉजिकली हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपके पास में Q रीजन है उसका दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल। उसके चक्कर में वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट का मतलब होता है कि जिस किसी भी एक साइड को आप बेस मानना चाह रहे हो ना, उसके और उसके ऑपोजिट वाले साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें मेरे ख्याल में आपको GH और FD का तो कोई खबर ही नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। ये वाले पार्ट का आपको पता है कि ये 5 होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ क्या था, स्क्वायर था, इसका सारा साइड इक्वल होगा। तो ये पार्ट अगर 5 है तो ये पार्ट भी 5 है। तो आप बेस ना इसी को मान लो, और हाइट का मतलब क्या होगा, इसके और इसके ऑपोजिट साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 7 है। आया बात समझ? तो Q का एरिया भी आप कह सकते हो कि बेस इंटू हाइट के लॉजिक से 35 ही हो जाएगा। तो एरिया ऑफ Q इज इक्वल्स टू अगेन 7 × 5 विच इज इक्वल्स टू कितना, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्टली आपसे पूछ रहा है कि R का एरिया क्या होगा। तो R के एरिया के लिए देखो 2 नाटक कर सकते हैं। एक आइडिया था आपकी कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, उसमें भी अपन जा सकते हैं। और दूसरा एक आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि पूरे रेक्टेंगल में से यदि आप P, Q और स्क्वायर माइनस कर देते हो तो भी R ही बचेगा। तो मैं वो दूसरा वाला आइडिया एक बार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, एरिया ऑफ R इज इक्वल्स टू, पूरे रेक्टेंगल का एरिया के लिए देखना ध्यान से कि ये 5 है तो ये भी कितना हो गया था, 5। तो इस तरफ कितना आपके पास में 15 और इस तरफ कितना आपके पास में 12।
तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा मेरे ख्याल में 15 इंटू 12 माइनस पी रीजन का एरिया आपको मिला था 35, क्यू रीजन का एरिया आपको मिला था 35 और स्क्वायर का एरिया मेरे ख्याल में अपन कितना ले सकते हैं यहाँ पर 25, साइड स्क्वायर करेंगे। बाकी इसको सॉल्व करोगे तो 15 इंटू 12 मेरे ख्याल में कितना आता है 180 आता शायद, और ये 70 हो गया तो 110 माइनस 25 तो 90, 5 पे 86, ये दोनों मिला के वैसे 70 और 95 है ना, आंसर 85 है फाइनल, यस 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लो कॉपी फटाफट। ठीक है, देखो आगे बढ़ रहे हैं एक बार। 14 इसको आप लोग स्टार मार्क कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद ही रखना है। ठीक है, गो थ्रू कर लो एक बार। चलो ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा चीज़ है, आप पहले उसको समझो। आप देखना, मैं दो ट्राइंगल बनाऊंगा यहाँ पे और मेरे को दोनों के एरिया का एक्सप्रेशन बताने का आप ट्राई कर। सपोज करो कि ये लाइन है और इसके ऊपर मान लो कि ऐसा कुछ, ठीक है, लेट्स से इस टाइप का कोई एक परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। दिस लाइन इज 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज ए बी सी एंड डी, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, आपको दो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मेरे को बताना है। या ऐसा समझो कि मैं लिखता हूँ, आप बोलो कि ये वैलिड है कि नहीं आपके हिसाब से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मस्ट भी मेरे ख्याल में, अगर मैं इस पॉइंट को ई बोल दूँ तो इट कैन बी रिटन एज हाफ इंटू बी सी इंटू ई ई। डू यू अग्री विद दैट? हाफ इंटू बी सी इंटू हाइट। एंड व्हाट अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल लेट्स से ए सी डी, इसके बारे में क्या विचार है? हाफ इंटू सी डी इंटू ई। अब बहुत लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं? देखो, उनको लगता है कि यार सर ये कैसे पॉसिबल है, इतने को आपने बेस माना, हाइट आपने इसको माना, ऐसा तो कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में देखा कि नहीं देखा वो पता नहीं, लेकिन अभी देखो और सोचो इसको। हमारा लॉजिक है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला होना कैसा चाहिए था? हाफ इंटू बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग हाइट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म करेस्पॉन्डिंग हाइट? तो करेस्पॉन्डिंग हाइट से मेरा मतलब ये है कि आप ट्राइंगल के जिस साइड को बेस मानना चाहते हैं, आपका हाइट शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑपोजिट टू योर बेस। तो यदि कोई बच्चा मान लो कि इसको बेस मानना चाहता है तो उसका हाइट का स्टार्टिंग कहाँ से होगा? ऑब्वियसली ए से होना चाहिए। और एक पॉइंट से एक लाइन पे यू कैन नॉट ड्रॉ मल्टीपल परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर तो आप एक ही बना सकते हैं, आया बात समझो। तो कभी कभी वो परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। जनरली इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स आपको अपना ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर मिल जाएगा। एंड इन केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल्स आपको अपना ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल से कहाँ मिलेगा? हमेशा बाहर। मतलब ऑल्टीट्यूड, दो ऑल्टीट्यूड बाहर होता है, एक ऑल्टीट्यूड अंदर होता है। जैसे इस ट्राइंगल में भी इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड बनाओगे बाहर जाएगा, इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड बनाओगे बाहर जाएगा। सी से अगर कोई ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करते हो अपोजिट साइड पे तो वो अंदर रहेगा। आया बात समझ? तो पहले खुद को इस आइडिया को लेके थोड़ा कंफर्टेबल कराओ। ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा हम कैसे लिखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर जिस ट्राइंगल से हम डील कर रहे हैं वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो आपको बेस भी ट्राइंगल के अंदर का पार्टी दिखाई देगा और हाइट भी आपको टोटली ट्राइंगल के अंदर दिखाई देगा। लेकिन इन केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल्स कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बेस तो आपको ट्राइंगल के अंदर दिखेगा लेकिन अपना हाइट आपको कहाँ दिखेगा? ट्राइंगल के बाहर। क्योंकि हाइट का लॉजिक यहाँ पर क्या है कि जिसको बेस मान रहे हो उसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन आना चाहिए। और कभी कभार ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में दो ऑल्टीट्यूड बाहर होता है। ठीक है, तो इसमें भी मान लो कि हमारा जो ऑल्टीट्यूड है कहाँ पे है? बाहर है। अब आप आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ये डायग्राम रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है स्केल के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल रहा है, देखो कि ए बी सी डी, ये पिंक वाला पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में क्वाड्रिलेटरल है। दो डायगोनल है इसका, एक का नाम है ए सी, एक का नाम है बी डी। दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पी, ऐसा बोला हुआ है हमको। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स ए पी डी एंड ट्राइंगल बी पी सी। देखो ए पी डी किधर है? ए पी डी। और बी पी सी किधर है? तो बी पी सी। ये वाला ट्राइंगल मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया आपको बताया हुआ है कि एक का 27 और दूसरे का कितना है? 12। फिर आगे आपको बोला हुआ है कि द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए पी बी एंड सी पी डी। अब ए पी बी और सी पी डी किधर है? देखो ये रहा ए पी बी और ये रहा मेरे ख्याल में सी पी डी।
इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्वेश्चन में बोला हुआ कि इक्वल होगा। डायग्राम प्रॉपर्ली नहीं बनाया हुआ है इसलिए वहाँ फील नहीं आएगा आपको, साफ दिखेगा कि एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन सवाल के हिसाब से दोनों का एरिया क्या है, सेम। फिर आगे हमको बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी, मतलब इस वाले पोर्शन का हमको एरिया बताना है उसको, ठीक है। अब एरिया बताने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा देखो और कोशिश करना कि आपको याद रह जाए ये वाला चीज़। ऊपर के ट्राइंगल के एरिया को आप मान लो x और नीचे के ट्राइंगल के एरिया को भी आप क्या मान सकते हो, x, ठीक है। अब मैं आपको AC के लेफ्ट में, कहाँ पे बताऊँ, AC के लेफ्ट में एक ट्राइंगल दिखाऊंगा एंड देखना कि आपको, मतलब एक नहीं 2 ट्राइंगल दिखाऊंगा और आप मेरे को उसका एरिया का एक्सप्रेशन बताने का ट्राई करना। देखना यहाँ ध्यान से, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, इन दोनों के एरिया का एक्सप्रेशन बताओ आप मेरे को, अगर आपको समझ में आता है तो। एरिया मैं लिख देता हूँ, APD डिवाइडेड बाय एरिया लेट्स से CPD, बोलो तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, ठीक है, मतलब बेस इंटू हाइट ही करते हैं तो चलो AP इंटू D चलेगा, और डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ये क्या हो जाएगा, CP इंटू क्या, फिर से D। सोच के देखो आया समझ। फर्स्ट ट्राइंगल में क्या होगा, देखो फर्स्ट ट्राइंगल में होगा ये पोर्शन आपका बेस है और ये आपका हाइट है, और सेकेंड ट्राइंगल में क्या होगा, बेस फिर से वही है और इसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से तो एक ही परपेंडिकुलर गिरेगा, तो वही परपेंडिकुलर की तरह सर्व करेगा सेकेंड ट्राइंगल को, ठीक है। तो उसका भी जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना रहेगा, D। आया समझ। अब क्वेश्चन में APD का एरिया आपको कितना बोला हुआ बताओ, अगले स्टेप में ये 27 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x। यहाँ पर यू विल फाइंड कि हाफ हाफ गया, डी गया, क्या बचेगा यहाँ से बताओ, AP/C, ठीक है। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। सेम ड्रामा आप AC के नीचे वाले ट्राइंगल पे अप्लाई करो, ठीक है। और इस बार मानो कि मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, तो एरिया ऑफ लेट्स से APB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ लेट्स से BCP। APB का एरिया बताओ क्या होगा, हाफ इंटू आई विल से AP आपका बेस इंटू BF, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बोलो हाफ इंटू CP इंटू BF। समझ में आता है, दोनों में फिर से हाफ हाफ गया और BF भी चला गया, क्या बचेगा यहाँ से, अच्छा इसके एरिया का वैल्यू x, उसके एरिया का वैल्यू 12 एंड आंसर में क्या आएगा बताओ, फिर से आएगा AP/CP। समझ में आया, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 दोनों का राइट हैंड साइड आप देखो तो AP/CP ही है, ठीक है। तो 1 एंड 2 विल टुगेदर इम्प्लाई कि 27/x इज इक्वल्स टू कितना, x/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना 324, ठीक है। तो 12 इक्वल्स टू x² और दिस इम्प्लाइज x² इक्वल्स टू 324, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 18 आ जाएगा फिर से, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, यूनिट आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख ही देना इसमें। चलो आगे चल रहे हैं फिर। 15 नंबर देखो, इसमें एक लाइन रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल में, यहीं तक आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, फिर मैं इसका फोटो आपको दिखा देता हूँ। ये कह रहा है कि डोरवे इज डेकोरेटेड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, देयर आर 4 सेमी सर्कल्स, BC द डायमीटर ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल ऑफ लेंथ इज ऑफ लेंथ 84 सेंटीमीटर, द सेंटर्स ऑफ द 3 इक्वल सेमी सर्कल्स लाई ऑन BC, ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC, if BO equals to OC find the area of the shaded region with AB equals to AC, take pi equals to 22/7। और ये है फोटोग्राफ जिसके बारे में इमेजिन कर, ठीक है। हमको शेडेड रीजन चाहिए, शेडेड रीजन ये वाला होना चाहिए, देखो ये पूरा शेडेड है, इसके अलावा ये पार्ट शेडेड है और नीचे का ये सारा शेडेड है शायद।
ठीक है, सोचो क्या कर सकते हैं। BC इक्वल्स टू 84 दिया हुआ हम लोग क्वेश्चन है ना, BC इज इक्वल्स टू 84, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लेंथ ये कितना हो जाएगा 84। AB इज इक्वल्स टू AC बोला हुआ है शायद, पता नहीं शुरू में, तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखो, और एंगल इन ए सेमी सर्कल हमेशा कितना होता है 90 डिग्री, तो उसके लॉजिक से हम कह सकते हैं कि ये एंगल पक्का 90 डिग्री रहेगा एंगल इन ए सेमी सर्कल के हिसाब से। फर्दर हम कह सकते हैं कि ओके 84 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 84 वाला पार्टी आपके लिए हाइपोटेन्यूस होगा, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसको 84 इंटू 84 ही कर लो एक बार, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक 2 और एक 84 काट सकते हो शायद, कितना हो जाएगा ये वाला 42, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 इंटू 42, चेक करो एक बार कितना आ रहा है 3528, और स्क्वायर रूट चेक करो, वैसे परफेक्ट स्क्वायर शायद आएगा नहीं, 3528, ये काम करें क्या 3528 मत करो, देखो इसमें से कितना परफेक्ट स्क्वायर काट के निकाल सकते हो। 84 को क्या लिख सकते हो 12 इंटू 7, तो 12 इंटू 7, और 42 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 6। बाकी मेरे को लगता है कि 12 को फर्दर हम बेटर वे में क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2, हाँ 84 में से, चलो ये भी ठीक है, इतना भी क्या ड्रामा करना, आप डायरेक्टली ही इसको एक 42 है ही आपके पास, 84 को ही 42 इंटू 2 लिख लो, तो 42 का स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, तो 42 बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी 42 रूट, नहीं एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो वही रहने दो, एक्स का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा हम लोग के लिए 42 रूट, अभी ठीक है शायद, ऑल राइट। अब ये जो एक्स आया है आपके पास में, ध्यान से सोचना थोड़ा सा, अब मैं शेडेड रीजन के एरिया पे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो शेडेड रीजन का एरिया मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस BC लाइन के ऊपर वाला सेमी सर्कल ले लेते हैं और उस सेमी सर्कल में से ट्राइंगल माइनस कर देते हैं, तो आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का एरिया मिल जाएगा, और ये तीनों छोटा छोटा तो अपने आप में सेमी सर्कल है जिनका रेडियस क्या बोला हुआ हम लोगों की इक्वल है, तो आप इसके भी रेडियस के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं एक बार, देखो ध्यान से, मतलब मैं इसको यदि y और y मान लूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्राइस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 84, यहाँ से y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 84/3, और काटूंगा तो कितना 28 क्या शायद 28 लग रहा है, और y जो आया है आपका वो मैंने डायमीटर को माना था, तो टेक्निकली रेडियस कितना हो जाएगा, तो स्मॉल r का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं एक बार के लिए 40। अब मैं एरिया का एक्सप्रेशन लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ऊपर वाला सेमी सर्कल, हाँ, तो पाई r स्क्वायर अगर मैं लगाऊं तो r कितना हो जाएगा उसका 84 का हाफ 42, तो पाई इंटू 42 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर हो गया पूरे सर्कल का एरिया, इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया ऊपर वाला सेमी सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल के एरिया के लिए देखो ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो रखा था, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, तो माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब x इंटू एक्स ही तो होगा, तो x का स्क्वायर होना चाहिए, और x आपका कितना रखा था 42 रूट 2, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 42 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर का सेमी सर्कल माइनस उसका ट्राइंगल, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक सेमी सर्कल का एरिया ले लेते हैं नीचे वाला का, तो नीचे वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना आया था हम लोग का 14, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 14 का स्क्वायर, इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, और वैसा कितना सेमी सर्कल है तो 3, इसीलिए 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आता है वही हमारा फाइनल आंसर है, कर लो कॉपी कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद में इट शुड बी 1932 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट A, मतलब A वाला पॉइंट पे ये 90 डिग्री होगा, ऐसा ये बोलना चाह रहा है,
आगे बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ए बी इज इक्वल्स टू 6, तो ये वाला पार्ट आपके लिए 6 है, बी सी इज इक्वल्स टू 10, ये वाला पार्ट आपके लिए 10 है, एंड आई इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर कोई सेंटर बोला हुआ है आई, ठीक है। टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। अब देखो इसके अंदर में क्या होगा, कल एक चीज़ आप लोगों को दिखाया था मैंने, वो सेम ही आइडिया इसमें अप्लाई करेंगे। आई को आप एक बार सारे के सारे वर्टाइसेस से जोड़ दो, ठीक है। साथ ही साथ क्लास 10 में हमने एक नियम पढ़ा था, वो नियम बोलता था कि सेंटर ऑफ द सर्कल, और यदि सपोज करो कि आप ये टेंजेंट का टचिंग पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करोगे, तो वो रेडियस टेंजेंट के साथ में कितना एंगल पे रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं ये रेडियस बनाऊँ और ये रेडियस बनाऊँ और मान लो कि ये रेडियस बनाऊँ, तो ये तीनों रेडियस कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। दिस विल ऑल्सो बी आर, दिस विल ऑल्सो बी आर, एंड दिस विल ऑल्सो बी आर, ठीक है। अब हम वापस से क्या करेंगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी है उसके एरिया को दो टाइप से लिखें। एक बार हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लॉजिक से, और दूसरे बार ए आई बी, बी आई सी और ए आई सी के हिसाब से उसको तोड़ के लिखें, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए हमको ए सी का वैल्यू चाहिए होगा एक, ठीक है। तो ए सी निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हम कह सकते हैं यहाँ से कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस क्या, ए सी का स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज बी सी कितना है आपके लिए 10, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सॉल्व करने पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू आई थिंक 64, और ए सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 8। तो ए सी तो आपका 8 आ गया। ए सी आ जाने के बाद में देखो आपको क्या करना है, आपको इसी ट्राइंगल का एरिया 2 बार लिखना है, ठीक है। जब मैं काम करता हूँ कि नए पेज पे ले लेता हूँ इसको, देखना ध्यान से। तो एक बार हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8, दिस इज इक्वल्स टू, मैं एक ट्राइंगल आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सोच के बताना कि एरिया क्या होना चाहिए उसका। ये वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन हाफ इंटू 6 इंटू आर, फिर उसी की तरह बी आई सी का एरिया हाफ इंटू 10 इंटू आर, और सी आई ए का एरिया हाफ इंटू 8 इंटू आर, ऐसा कुछ रहेगा। फर्स्ट वाले में हाफ 6 कट के 3, हाफ 10 कट के 5, हाफ 8 कट के 4, तो 3R 5R और 4R, तो 9 3 12, तो 12R, और यहाँ पर मेरे ख्याल में 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, तो 12 24 गया 2, सो R इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 2, ठीक है। और R आ जाने के बाद में तो कुछ खास है ही नहीं, R आने के बाद में रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, अब हाफ इंटू बेस यानी कि 6 इंटू 8, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और माइनस सर्कल का एरिया, तो पाई इंटू आर स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। बाकी इसमें वैल्यू वगैरह बिठाऊँ, सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में हम लोग को मिलेगा 80/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, देखो इसको, चलो देखना ध्यान से। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो आउटर वाइट कलर का स्क्वायर है आपका वो कितने एरिया का है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टेक्निकली इसका साइड लेंथ कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। तो ये भी 10 हो जाएगा आपका, और ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। आगे ये बोल रहे हैं कि ए बी सी डी इसका मिड पॉइंट है, तो यदि बी सच्ची में मिड पॉइंट है तो आर बी का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 5, और सी आर का वैल्यू भी कितना हो जाना चाहिए, 5। ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सी आर का वैल्यू भी 5। आगे ये देखो हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया मेरे ख्याल में बहुत ही सिंपल है, अंदर के येलो वाले स्क्वायर का एरिया और माइनस अंदर वाले ग्रीन सर्कल का एरिया। अभी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए येलो वाले स्क्वायर का साइड लेंथ चाहिए होगा आपको, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको इस सर्कल का क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा। आया बात समझ। और सिंस ये सर्कल इसको चारों साइड से टच कर रहा है, तो आप एक तरीके से ये सोच सकते हैं कि जो भी इसका साइड लेंथ आएगा वो अंदर वाले सर्कल के लिए डायमीटर की तरह बिहेव करेगा, और जो उसका आधा होगा वो उसका रेडियस हो जाएगा। अब इसका भी साइड लेंथ निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं। जब आउटर वाइट स्क्वायर आपका मतलब कि वाइट वाला पार्ट जो है वो अगर स्क्वायर ही था, तो ये एंगल टेक्निकली कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो आप, ठीक है ना। तो पहला कैलकुलेशन हमारा ऐसा होना चाहिए, देखो
कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 2 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ 5√2। ये समझ में आया? ये येलो वाले स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइड लेंथ, और यही चीज़ जो है वो सर्कल के लिए क्या हो जाएगा डायमीटर। तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 5√2/2। और यहाँ से मान लो कि रिक्वायर्ड एरिया अगर आपको चाहिए शेडेड पोर्शन, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोग के लिए स्क्वायर का एरिया दैट इज 5√2 का होल स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू 5√2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू बिठा के बस सॉल्व करना और कैलकुलेशन में थोड़ा गंदा कैलकुलेशन होगा इसका, 10.75 आंसर आना चाहिए। एक्सप्रेशन यही है, सॉल्व करने पे 10.75 हो जाएगा। देखो आखिरी क्वेश्चन इस वाले कलेक्शन का, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बेसिकली इट कम्स डाउन टू दिस कि ये वाला डायग्राम और इसमें जो शेडेड रीजन है वो निकालना है। ठीक है, एक बार चाहो तो क्वेश्चन रीड कर लो। वैसे एडजॉइनिंग फिगर शोज अ ट्रायंगुलर रीजन ABC इन विच एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री। अच्छा ABC ऐसा तो मार्क किया हुआ नहीं है, थोड़ा बुक देखो तो एक बार। ABC बताओ तो कहाँ पे, ये शायद ये पॉइंट होगा क्या, ये वाला A है, ये वाला और ये वाला C। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ ट्रायंगुलर रीजन ABC इन विच एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री, AB इज इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 10। ये वाला 10 है, ये वाला भी 10 है। फिर आ गया काउ इज टेथर्ड टू अ पॉइंट बाय अ रोप 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, नाइदर द रोप नॉर द काउ इज अलाउड टू एंटर ट्रायंगल ABC, फाइंड द एरिया विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द काउ। अच्छा ठीक हो गया पढ़ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है आपको कि सबसे पहले ना कोई एक ट्रायंगल रहा होगा, मान लो कि मैं यहाँ साइड में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल रहा होगा ABC नाम का, ABC, और AB का वैल्यू दिया हुआ है 10 और BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10। फिर आपको बोला कि एक गाय को लूजली, मान लो कि एक मैं थ्रेड ले लेता हूँ, इस थ्रेड का लेंथ है मान लो कि 12 सेंटीमीटर, और एक गाय को जो है वो इसके इस एंड से बांध दिया गया और बोला कि तुम पूरा का पूरा घूमो, लेकिन घूमते समय तुमको ये ट्रायंगल के अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये गाय जो ये कितना घास खा पाएगा, कितने एरिया घास खा पाएगा। तो पॉइंट इज कि जो आपका ये AB वाला लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन के इस तरफ का ये सारा घास खा सकता है जितना दूर भी ये जा पाएगा, और इस तरफ का भी ये सारा घास खा सकता है जितना दूर भी ये जा पाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके A पॉइंट से कितना दूर तक जा पाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, तो A पॉइंट से ये मेरे ख्याल में 12 सेंटीमीटर तक जा सकता है, मतलब 12 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ, मीटर है शायद नहीं, जो सेंटीमीटर में दिया हुआ पता नहीं 12 सेंटीमीटर क्या ही घास खाएगा वो, बट ठीक है चलो। अब 12 सेंटीमीटर तक वो पूरा जा सकता है। तो टेक्निकली द पॉइंट इज कि A पॉइंट से आगे इस डायरेक्शन में 12, इस डायरेक्शन में 12, इस डायरेक्शन में 12, इस डायरेक्शन में 12, यहाँ तक भी 12, लेकिन यहाँ का ये बीच वाला पोर्शन ये नहीं खा पाएगा। आया बात समझ? तो उसी चीज़ को यहाँ मार्क किया हुआ कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में तो वो 12-12 सेंटीमीटर तक आगे जा सकता है। आया बात समझ? लेकिन ट्रायंगल के अंदर तो नहीं जा सकता। और ये जो बाउंड्री लाइन है ट्रायंगल का, इसमें क्या है कि इस पोर्शन में तो 10 यूज़ हो रहा है आपका इसके अलावा, और यहाँ तक ये अंदर नहीं घुस सकता, लेकिन इस 10 के बियॉन्ड जो उसके पास में 2 सेंटीमीटर का लेंथ होगा वो तो अपना घूम के आराम से खा सकता है। आया बात समझ? तो उस हिसाब से क्या हो रहा है देखो, थोड़ा समझने का ट्राई करने, इनको रुकने दो फिर मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। आपका जो टोटल एरिया आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा। देखो ये हो गया आपका एक मेजर सेक्टर जिसका रेडियस होगा मेरे ख्याल में 12, और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 330 डिग्री। तो ये जो अभी मैंने मार्क किया है, जो हाईलाइट हो रहा है, दैट पोर्शन इज अ मेजर सेक्टर हुज रेडियस इज हाउ मच 12 एंड हुज सेक्टर एंगल इज 330 डिग्री। उसके अलावा नीचे आपके पास में 2 छोटा छोटा और भी सेक्टर हो, ठीक है। 2 छोटा छोटा सेक्टर कैसे होगा देखो मैं समझाता हूँ आपको। अगर ये 30 डिग्री है, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 30 अगर यहाँ चला गया तो बांटने के लिए बचा कितना आपके पास में 150 डिग्री,
और सिंस ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल्स का इक्वल बंटवारा होगा, तो इधर भी 75 और इधर भी क्या हो जाएगा 75। फिर उसके बाद में लेकिन अगर ए बी को आप आगे एक्सटेंड करोगे तो वो तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था 180 डिग्री। अगर ये वाला एंगल आपका 75 हो रखा है तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो ये जो नीचे दो छोटा छोटा ग्रीन कलर का शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दे आर ऑल्सो सेक्टर हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, क्योंकि रस्सी 12 सेंटीमीटर का लंबा था और यहाँ पे कितना था 10, तो एक्स्ट्रा पार्ट कितना हो जाएगा आपका 2 और सेक्टर एंगल कितना हो जाएगा उनका 105। ठीक है, तो जो आपके एरिया का एक्सप्रेशन होगा उसको देखो यहाँ पे, सोचना मेरे ख्याल में। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है, बोलो एक बार, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर मेरे ख्याल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, थीटा कितना है बड़े वाले के लिए 330/360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, और प्लस ये नीचे जो छोटा वाला सेक्टर है आपका, इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ 105/360 इंटू पाई इंटू 2 स्क्वायर। सही कह रहा हूँ, और ऐसा कितना 2 है 2, तो इंटू 2। ठीक है, और इनको सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 134/1/3 पाई। पाई का आप चाहो तो वैल्यू बिठा भी सकते हो, नहीं भी बिठा सकते। ठीक है, ये आंसर रहेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? चलो आज यहीं रुक जाएंगे।